कक्षा 9 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। अभी तक इस 14वीं इकाई में प्राकृतिक संपदा में हमने दो तरह की संपदाओं के बारे में पढ़ा, मुख्य रूप से जल के बारे में और वायु के बारे में। जल के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी है, जैसे वर्षा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और क्या यह संपदा की उत्पत्ति कैसे होती है, क्या योगदान है जीवन की उत्पत्ति में, ये सारी बातें हम अभी तक पढ़े हैं। आज एक और प्राकृतिक संपदा जल के बारे में पढ़ेंगे कि जल क्या है, क्यों इसे अद्भुत द्रव कहा जाता है। जल पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े भाग पर उपस्थित होता है और यह जल जो है वह कुछ पृथ्वी के नीचे भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। जल की कुछ मात्रा जलवाष्प के रूप में वायु के साथ भी उपस्थित होती है वायुमंडल में, और पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला अधिकांश जल है जो है वह समुद्रों और महासागरों में पाया जाता है, जो कि खारा होता है, जो हमारे पीने योग्य नहीं होता है। शुद्ध जल बर्फ़ के रूप में दोनों ध्रुव जो हैं हमारी पृथ्वी के, उन दोनों ध्रुवों पर भी काफ़ी मात्रा में एकत्र है, और पहाड़ियों पर जैसे हिमालय इत्यादि स्थानों पर भी यह जल बर्फ़ के रूप में उपस्थित है। भूमिगत जल और नदियों, झीलों और तालाबों का जल, यह भी शुद्ध जल होता है, खारा नहीं होता है। फिर भी इस जल की जो उपलब्धता है वह विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है। गर्मी में तो अधिकांश स्थानों पर जल की कमी भी हम देखते हैं। गांव में जहां जल की आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है, वहां लोग अधिकतर समय दूर से जल लाने में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं, जहाँ पे जल की कमी है। जल इतना आवश्यक क्यों है? सभी प्राणियों को जल की आवश्यकता है। जो जितनी भी कोशिकीय क्रियाएं होती हैं वह सभी जलीय माध्यम में ही संपन्न होती हैं। हमारे शरीर में कोशिकाओं के में जो जल होता है उसी में सारे पदार्थ घुले हुए होते हैं। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का जो परिवहन होता है, संवहन होता है, वह जल में घुली हुई अवस्था में ही होता है। इसलिए जो जीवित प्राणी हैं उनके जीवित रहने के लिए शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखना ही बहुत ही आवश्यक होता है। स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल की हमेशा आवश्यकता होती है। बिना शुद्ध जल के वह जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि खारे जल में जो खारा जल होता है उसमें नमक की अधिक मात्रा होने के कारण सजीवों का शरीर उसे सहन नहीं कर सकता है, जो उस जल में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए प्राणियों और पौधों को पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए आसानी से जल उपलब्धि के स्रोत बहुत ही आवश्यक होते हैं। यह जो जल है इसके लिए दो क्रियाकलाप दिए गए हैं। कुछ क्रियाकलाप करने हैं कि कैसे जल के किसी स्थान को देखें और उस स्थान पर उपस्थित वनस्पतियों को और जंतुओं को देखें और उसको आप अपनी कॉपी पर नोट करें। और इसके लिए कुछ प्रश्न तैयार किए गए हैं कि विभिन्न स्थानों पर उपस्थित जीव जंतुओं की संख्याएं कैसी हैं, कि किस स्थान पर ज़्यादा जीव हैं, किस स्थान पर कम जीव हैं, किस मौसम में पौधों और जंतुओं की अधिकता पाई जाती है विशेष स्थानों पर, और प्रत्येक प्रकार की जीवों की संख्या किस मौसम में अधिक होती है। तो यह सारी चीज़ें हमें इस क्रियाकलाप के माध्यम से करनी है। क्रियाकलाप को आप पढ़ लेंगे। दोनों जो क्रियाकलाप हैं उनके परिणामों को संकलित करने के बाद विचार करें कि जल की मात्रा की उपलब्धता का संबंध किस प्रकार पौधों और जंतुओं के प्रकार और उनकी संख्या से संबंधित होता है। मतलब अगर संबंध है तो हम देखते हैं कि जहाँ पर 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं या 5 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, उनमें दोनों में से किस स्थान पर जीवों की मात्रा अधिक होती है। तो हम देखें कि जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पर जीवों की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। और इस तरह अगर हम वर्षा का आकलन करें, जल की उपलब्धि का आकलन करें, तो हमारे जो इस पृथ्वी पर या हमारे देश में किस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, उस आधार पे हम यह भी बता सकते हैं कि वहाँ पर किस स्थान पर पृथ्वी पर जीवों की संख्या अधिक होगी, कहाँ पर कम होगी। तो यह जो जैव विविधता है वह जल पर निर्भर होती है, और यह इस बात
का भी यह बात भी इसी से संबंधित है कि किसी क्षेत्र विशेष में जो जीवों की विविधता है वह कितने प्रकार की, मतलब कितने प्रकार की जातियाँ किस विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, यह संख्या भी उस क्षेत्र विशेष में उपस्थित जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जल की उपलब्धता प्रत्येक स्पीसीज, प्रत्येक जाति के वर्ग जो कि एक विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम है की संख्या को ही नहीं निर्धारित करती है, अपितु वहाँ पे जो जीवन की विविधता है उसे भी निर्धारित करती है। सिर्फ जल ही एक कारक नहीं है, लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। दूसरे कारक जैसे तापमान और मिट्टी भी की प्रकृति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है जो कि जीवन को स्थल पर निर्धारित करता है। हमारा अगला टॉपिक है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में हमें यह जानना है कि जल जो है सभी पदार्थों को घोल लेता है। जो कीटनाशक हम पौधों पर डालते हैं, उर्वरक जो खेतों में डालते हैं, उन्हें भी यह जल घोल लेता है और इन पदार्थों की कुछ प्रतिशत मात्रा वह जल में रह जाती है। तो जो हमारे शहर या नगर के या नाले का जो जल होता है या उद्योगों का कचरा होता है, नदियों और झीलों में ही प्रवाहित किया जाता है। कुछ विशेष उद्योगों की बहुत सारी क्रियाओं में जो शीतलता बनाए रखने के लिए जो जल का उपयोग किया जाता है, यह भी निष्पादित गर्म जल को उसी जलाशय में वापस छोड़ दिया जाता है। जब बांध से जल को छोड़ा जाता है तब नदियों के जल के तापमान पर भी प्रभाव पड़ता है। गहरे जलाशय के अंदर का जल सूर्य के द्वारा ऊपर की सतह के जल की तुलना में शीतल होता है। ये सभी जलाशयों में पाए जाने वाले जीवों के प्रकार को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। कुछ जीवों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं जबकि कुछ को हानि पहुंचा सकते हैं। जल के ताप में जो है परिवर्तन होता है या कुछ जीवों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, लेकिन तमाम प्रकार के जीवों की वृद्धि को हतोत्साहित करता है। तो इससे इस प्रणाली में उपस्थित जीवों के संतुलन को या जल का तापांतर बिगाड़ सकता है। हम विभिन्न प्रभावों को देखने के लिए कि जल की किस प्रकार के जल का जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल प्रदूषण शब्द का उपयोग करते हैं। जो जल जीवों के लिए उपयुक्त नहीं होता है उसे हम कहते हैं यह प्रदूषित जल है। कौन कौन से ऐसे जल हैं जिन्हें हम प्रदूषित जल कहते हैं और क्या हानि पहुंचाते हैं? जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना या पदार्थ पीड़कनाशी या उर्वरक कुछ भी हो सकते हैं जो कि हम खेतों में उपयोग करते हैं, या वह कागज़ उद्योग में प्रयुक्त होने वाले विषैले पदार्थ जैसे पारा के लवण हो सकते हैं, या बीमारी फैलाने वाले जीव जैसे हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। अगर यह जल में उपस्थित हैं तो उस जल को हम प्रदूषित जल कहते हैं। दूसरा प्रकार यह है कि इच्छित पदार्थों को जलाशयों से हटाना। घुली हुई ऑक्सीजन जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के द्वारा उपयोग की जाती है। किसी भी तरह का परिवर्तन जो कि इस घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है, उसका जलीय जीवों पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो जलाशय से अन्य पोषक की कमी भी इस प्रदूषण के कारण हो सकती है। तीसरी चीज़ कि जब तापमान में परिवर्तन होता है तो उस जल में रहने वाले जीव वह एक विशिष्ट तापमान के अनुकूल होते हैं, और जब तापमान में कोई भी अचानक परिवर्तन होता है तो वह उनके जीवन के लिए खतरनाक होता है, उनकी प्रजनन क्रिया को प्रभावित करता है और इस तरह उनके लार्वा और अंडे समाप्त हो जाते हैं। तो जल प्रदूषण कैसे होता है, क्या प्रभाव डालता है और जल की क्या उपयोगिता है, कैसे हमारे इस पृथ्वी पर जल जो जैव विविधता है उसको बनाए रखता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने इस अध्याय में या आज के लेक्चर में पढ़ा। तो कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो आप फ़ोन करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपसे मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। बहुत बहुत शुभकामनाएं।